तो चलिए दोस्तों, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और बैठ जाइए दिल थाम कर, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है प्रकाश यादव की मुंबई की वो मनहूस रात। जब आप मुंबई में टैक्सी चलाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ रास्तों या शॉर्टकट्स के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के बारे में भी। इस शहर के उस चेहरे के बारे में जो रात में सांस लेता है, उन चीजों के बारे में जो ये तब छिपा लेता है जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। मेरा नाम प्रकाश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हूं, लेकिन पिछले 17 सालों से मुंबई में रह रहा हूं। इतना वक्त हो गया कि अब यही मेरा घर लगने लगा है। इतना लंबा वक्त कि अब याद भी नहीं आता कि असली घर कैसा लगता था। मैंने यहां आकर टैक्सी चलाना शुरू किया था। पहले किराए की गाड़ी चलाई, फिर एक सेकंड हैंड व्हाइट वैगनार खरीदी। पुरानी थी, लेकिन आज भी सपने की तरह चलती है। नाइट शिफ्ट मुझे सूट करती है। ट्रैफिक कम, गर्मी कम और कम लोग जो फालतू की बातें करते हैं। ज्यादातर पैसेंजर्स को बस पॉइंट ए से बी तक जाना होता है, बिना ड्रामा। वो बुधवार की रात थी, जुलाई का महीना था और मानसून अपनी पूरी ताकत में उतर चुका था। पूरा शहर उस अजीब सी गीली चिपचिपी सी खुशबू में लिपटा हुआ था, जो बारिश के बाद हर चीज से चिपक जाती है। मैं 3 राइड्स कर चुका था। एक नशे में धुत आईटी वाला अंधेरी से बांद्रा तक, एक नर्स जो कैंप जा रही थी और कुछ कॉलेज के लड़के जो गांजे में और घटिया जोक्स में डूबे हुए थे। सब नॉर्मल था। मैं जोगेश्वरी ईस्ट के पास एक छोटी सी चाय की टपरी के बाहर खड़ा था, वहीं जहां मैं रोज करीब 1:30 पर ब्रेक लेता हूं। उस रात शहर कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। कम लाइट्स थीं, यहां तक कि बारिश भी रुक गई थी, जैसे पूरी रात अपनी सांसें रोककर खड़ी हो। तभी मैंने उसे देखा। वो एक झपकती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी, लंबी दुबली, पूरी तरह भीगी हुई सफेद साड़ी में। न छाता न कोई बैग, सिर्फ वो और उसकी आंखें। वो डरी हुई नहीं थी, खोई हुई भी नहीं, बस खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो पैसेंजर नहीं है, हो सकता है कोई आत्मा हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई में कुछ ना कुछ सुना है। सफेद साड़ी वाली औरत जो हाईवे से उठती है और राइड के बीच में गायब हो जाती है। आरे में भटकती आत्माएं। लेकिन मैं इतना अंधविश्वासी नहीं हूं। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो बेचैन कर गया। वो ऊपर देख रही थी जब मैं उसके पास पहुंचा। मैंने हिचकिचाते हुए खिड़की का शीशा नीचे किया। मैडम, टैक्सी चाहिए? मैंने पूछा। उसने बस सिर हिलाया, एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बहुत धीरे से बंद किया। लेकिन अजीब बात, उसके भीगे कपड़ों के बावजूद सीट पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। उसका चेहरा बेहद फीका था। सुंदर थी, लेकिन वैसी सुंदरता जो आजकल नहीं दिखती, जैसे पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में होती है, किसी और जमाने की। कहाँ चलना है? मैंने पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे फुसफुसाहट। आरे के अंदर। मैं चौंका। आरे बहुत बड़ा है मैडम। किस साइड जाना है? गोरेगांव की तरफ या मरोल की? बस चलो, रास्ते में बताऊंगी। ऐसे पैसेंजर्स मुझे पसंद नहीं, ज्यादा चुपचाप वाले। रिस्क लगता है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, न धमकी न मिन्नत, बस एक ठंडी सी यकीन भरी बात, जैसे उसे पता हो कि मैं मना नहीं कर पाऊंगा। मैंने इंजन चालू किया, मीटर डाउन किया और हम रात में निकल पड़े। आरे की ओर जाने वाला रास्ता अधूरा सा जगमगा रहा था और बारिश से चमक रहा था। स्ट्रीट लाइट्स मध्यम पड़ रही थीं और दोनों तरफ के ऊंचे पेड़ हवा में झूलते हुए बारिश की बूंदों को मेरी विंडशील्ड पर धीरे धीरे टपका रहे थे। मैं सड़क पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसका एहसास जैसे मेरी गर्दन के पीछे कोई ठंडी सांस ले रहा हो। उसने तब से एक शब्द नहीं कहा था जब से आरे के अंदर कहा था। मैंने फिर से पूछा, मैडम, अंदर बहुत सारी गलियां हैं, कोई निशान याद है? मंदिर, गेस्ट हाउस, नाका, कुछ भी? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैंने मिरर में देखा। वो सीधे बैठी थी, गोद में हाथ टिकाए हुए, खिड़की से बाहर देखती हुई। उसकी साड़ी सफेद थी, लाल किनारे वाली, दुल्हन जैसी नहीं, पर कुछ वैसी ही जैसी पुरानी बंगाली फिल्मों में दिखती है। बाल खुले थे, भीगे हुए गालों से चिपके हुए, और उसकी त्वचा, मैं समझ नहीं पाया। वो सफेद थी लेकिन बीमार नहीं, जैसे धूप में रहने की आदत नहीं हो। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है।
हर बार आर्य में हाल बुरा होता है। एक गड्ढा मिले तो घंटे भर वहीं अटक जाओ। तभी अचानक उसने बोला, क्या तुम आत्माओं में विश्वास करते हो प्रकाश? उसने मेरा नाम लिया। मैंने उसे नहीं बताया था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। आपने क्या कहा? उसने दोबारा कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगी। मैं थोड़ा पलटा। मैडम, मैंने आपको अपना नाम बताया था। वो हल्की सी मुस्कुराई, न दोस्ताना न ताना मारने वाली, बस जैसे उसे कुछ पता हो जो मुझे नहीं। मैंने नजर फिर से सड़क पर गड़ा दी। सामने एक चौराहा आ रहा था। बाईं तरफ रास्ता आर्य मिल्क कॉलोनी की ओर और दाईं तरफ वो पुराना उजाड़ जंगल जो मारोल के पास जाता है। लेफ्ट या राइट? मैंने पूछा। वो हल्का सा झुकी। उसकी आवाज अब भी वैसी ही थी, धीमी लेकिन साफ। राइट लो। मैं रुका। पक्का? वो रास्ता बहुत खराब है, रात में तो कोई उधर जाता भी नहीं। वो चुप रही। मैंने राइट ले लिया। अब अंधेरा कुछ और गाढ़ा हो गया था। पेड़ दोनों ओर से ऐसे झुक गए थे जैसे सुरंग बना रहे हों। मेरी हेडलाइट्स मुश्किल से ही उस अंधेरे को काट पा रही थी। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध हवा में घुली थी। झींगुरों की आवाज जोर से गूंज रही थी। मैंने खिड़कियां बंद कर ली। तभी मेरी नजर मीटर पर पड़ी। वो रुका हुआ था, 30 रुपये पर अटका हुआ, जबकि हम पिछले 10 मिनट से चल रहे थे। मैंने उसे थपथपाया, कुछ नहीं हुआ। और फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक धीमी पुरानी सी आवाज स्टैटिक के बीच गाने लगी। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, एक पुराना भोजपुरी लोरी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये गाना मैंने आखिरी बार तब सुना था जब मैं छोटा था। मेरी माँ गाती थी गांव में। मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी और को यह गाना नहीं पता हो सकता। मैंने फौरन रेडियो बंद कर दिया। दिल तेज धड़क रहा था। वो बिल्कुल शांत बैठी रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने खुद को समझाया, शायद इत्तेफाक है, शायद आज किसी पुराने गानों की थीम चल रही हो। लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था कुछ ठीक नहीं था। पेड़ अब और भी घने हो गए थे। सड़क धीरे धीरे और संकरी होती जा रही थी और मुझे किसी इंसान की परछाई देखे हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। मैडम, मैंने अपनी आवाज में जितना हो सके उतना सुकून डालते हुए कहा, और कितनी दूर है ये जगह? वो फिर से आगे झुकी। ड्राइवर सीट की जाली के उस पार भी उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी महसूस हो रही थी। बस पहुंचने वाले हैं, उसने कहा, लेकिन पहले खाई आएगी। मुझे नहीं पता था वो किस खाई की बात कर रही थी, लेकिन 5 मिनट बाद गाड़ी अचानक जोर से झटका खाकर एक तरफ को घूम गई, जैसे पीछे का टायर किसी चीज से टकराया हो। मैंने फौरन ब्रेक मारा, खांसते हुए बंद हो गया। मैं गाड़ी से उतरा, बड़बड़ाते हुए, अब क्या मुसीबत है। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी, एकदम महीन बूंदें जो कुछ ही सेकंड में मेरी शर्ट भिगो गईं। मैं झुककर टायर देखने लगा। टायर फटा नहीं था, काटा गया था, एकदम साफ कट, जैसे किसी ने ब्लेड चला दी हो। मैंने गुस्से से सिर उठाया और गाड़ी की तरफ देखा। पीछे की सीट खाली थी, वो जा चुकी थी। दरवाजा बंद था, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कदमों के निशान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कोहरा और वो पुराना लोरी का गीत अब भी जंगल के अंदर कहीं से धीमे धीमे बज रहा था। मैं वहीं कोहरे में खड़ा खाली सीट को घूरता रहा। दिमाग तेजी से चल रहा था। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। सड़क संकरी थी, जंगल घना और बारिश की वजह से जमीन गीली थी। अगर कोई चलता तो निशान जरूर बनते, लेकिन मैंने उसे देखा था। मैं उसे लेकर चला था। वो मेरी गाड़ी में बैठी थी। उसने मुझसे बात की थी। क्या मैं पागल हो गया हूं? मैंने अपना चेहरा मसल डाला, खुद को होश में लाने की कोशिश की। हो सकता है वो चुपचाप निकल गई हो जब मैं नीचे झुका हुआ था। हो सकता है कोई मनोविकारी हो, कोई मजाक उड़ाने वाली। मुंबई में हर किस्म के लोग मिलते हैं। मैंने गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाया, आवाज लगाई, मैडम। कोई जवाब नहीं। हेलो, आप ठीक हैं? ऐसे गायब नहीं हो सकते कोई। अब भी कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा, सिर्फ सन्नाटा। और फिर बाईं ओर के पेड़ों के बीच एक सरसराहट की आवाज। मैं फौरन मुड़ा, अंधेरे को आंखें नचाकर देखने की कोशिश की। वहां हलचल थी, एक परछाई सफेद रंग की जो चल नहीं रही थी बल्कि तैर रही थी जंगल के अंदर की ओर। मैं जोर से चिल्लाया, मैडम, ये मजाक अच्छा नहीं है। आरे में तेंदुए होते हैं। कोई जवाब नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, सिग्नल गायब, एक भी बार नहीं। जीपीएस जाम। स्क्रीन पर टाइम देखा,
1:59। कुछ सेकंड बाद फिर देखा, अब भी 1:59 की सुई भी नहीं हिली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ बारिश की ठंड नहीं थी ये वो डर था जो बचपन में महसूस होता है जब आप जान जाते हो कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन समझ नहीं पाते क्या। मैं वापस गाड़ी में बैठ गया, दरवाजा जोर से बंद किया, सब लॉक कर दिया। कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठा रहा, बस सांसें लेते हुए। तभी मेरी नजर पड़ी, सीट पर कुछ पड़ा था। एक छोटी सी चूड़ी, नाजुक, कांच की, लाल रंग की। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसे छुआ, रेडियो जोर से चालू हो गया। फिर से लौट के आ गए हो प्रकाश। मेरा हाथ वहीं रुक गया। वो आवाज, ये कोई पहले जैसा गाना नहीं था। अब वो बोल रही थी, भोजपुरी में, एक औरत की आवाज में, पहचानी सी। मैंने डैशबोर्ड की स्क्रीन की तरफ देखा। वो दरारों से फटी हुई थी, पहले ऐसी नहीं थी। वो आवाज लगातार बोलती रही, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं सुधरते, सब ड्राइवर एक जैसे होते हैं, तुम सब एक जैसे हो, धोखेबाज। मैंने झटपट चाबी खींच ली। इंजन पहले ही बंद था, लेकिन अब फर्क ही क्या पड़ता। वो आवाज बंद नहीं हुई। मैंने हॉर्न दबाया, हेडलाइट्स फुल ऑन की, कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे टैक्सी मर चुकी है, या फिर अब वो मेरी नहीं रही। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो वापस आ गई थी, बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे पहले, भीगी साड़ी, आधे चेहरे पर गिरे बाल। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। चलो अब असली सफर शुरू होगा प्रकाश। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और भाग पड़ा। किधर पता नहीं, बस भागना था। झाड़ियां मेरी बाहों को चीरती रही, जंगल घना था, जिंदा था और मुझे देख रहा था। मैं फिसला, गिरा, उठा, बस दौड़ता रहा। सांसें तेज थीं, इतनी तेज कि अब अपनी सोच भी नहीं सुन पा रहा था। फिर पीछे से टैक्सी का हॉर्न बजा, एक बार, फिर 2 बार, और फिर एक औरत की चीख, तेज, कर्कश और इंसानी कम, किसी और चीज की ज्यादा। ये चीख दर्द की नहीं थी, ये बुलाने वाली चीख थी, खींचने वाली। लेकिन मैंने रुकने की गलती नहीं की। थोड़ी दूर पर पेड़ छंटे और मैं एक खाली मैदान में पहुंच गया। कीचड़ में आधा धंसा एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, वेलकम टू शांति विहार हाउसिंग सोसाइटी, प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। आगे उजाड़ खंडहर थे, अधूरे ढांचे, काली पड़ चुकी दीवारें, मॉस और वक़्त से जर्जर इमारतें। मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी, किसी नक्शे में भी नहीं थी। फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं यहां पहले आ चुका हूं। मेरे कपड़े भीग चुके थे, जूते कीचड़ से लथपथ थे, सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे हर एक सांस नश्तर हो। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि डरता था रुकने से ज्यादा। शांति विहार हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ वीरान नहीं थी, ये अधूरी थी, जैसे मजदूर एक दिन काम छोड़कर भाग गए हों। खंभे अधूरे, मंजिलें अधबनी, दीवारें उधड़ी हुई। यहाँ की हवा भारी थी, जैसे सदियों का डर अपने अंदर सोख लिया हो। और सबसे अजीब बात, कोई कीड़ा तक नहीं, न मच्छर, न पक्षी, न मेंढक। यहां तक कि बारिश की आवाज भी गायब थी। मैं धीरे से एक अधूरी बिल्डिंग के भीतर गया। कंक्रीट मेरे कदमों के नीचे चरमरा रहा था। दिल अब भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें एक जानी पहचानी सी बेचैनी शामिल हो गई थी। बाईं ओर एक पतली सीढ़ी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ऊपर चढ़ गया। दूसरी मंजिल, फिर तीसरी, हर मंजिल एक जैसी। खाली कमरे, टूटी टाइल्स, दीवारों पर अजीब निशान और नाम। और फिर मैंने वो देखा, एक दीवार पर साफ साफ लाल रंग से लिखा था, हर टैक्सी ड्राइवर को चुकानी होगी खून की कीमत। मैं वहीं जम गया। लिखाई अस्त व्यस्त नहीं थी, बिल्कुल साफ, सोच समझकर लिखी गई। और उसके नीचे मेरा नाम, प्रकाश। जैसे किसी को पता था मैं यहां आऊंगा, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं पास के कमरे में गिरते गिरते पहुंचा और दीवार के सहारे बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है? उसने मेरा नाम कैसे लिया? वो गायब कैसे हुई? ये जगह, ये कैसे? वो आवाज, वो मुझे जानती थी। फिर एक सरसराहट हुई, नरम कदमों की आवाज। मैंने सांस रोक ली और फिर वो कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे से नहीं, दीवार से, जैसे सीमेंट उसके लिए मायने ही नहीं रखता। उसकी सफेद साड़ी जमीन से थोड़ी ऊपर थी। अब उसका चेहरा ज्यादा साफ था और उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, काली, अनंत, जैसे कोई कुआं जिसमें गिरा जाए तो वापसी का रास्ता नहीं। वो फिर मुस्कुराई, वही टेढ़ी डरावनी मुस्कान।
अब याद आया ना? उसने पूछा। गला सूख गया था। क्या याद? उसने सिर झुकाया। कैसे तुमने उसे छोड़ दिया था उस सड़क पर रोते हुए? मैं चौंका। कब? कौन? वो नजदीक आई। तुमने ही उसे उठाया था, उसी टैक्सी में, किसी और शहर में, किसी और रात। वो घायल थी। तुमने कहा था मदद करोगे, लेकिन तुमने नहीं की। मैंने सिर झटका। नहीं, मैंने कभी। वो मेरी बात काटते हुए बोली। तुमने उसे मरने दिया। कमरा ठंडा पड़ गया। मेरी सांसें अब भाप बनकर बाहर आ रही थीं और फिर वो फुसफुसाई। पता है कैसी होती है वो मौत, जब कोई मदद का इंतजार करते करते दम तोड़ देता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मालूम नहीं क्यों। कोई बहुत पुरानी याद जैसे खरोंच मारने लगी थी। एक चेहरा, एक लड़की, रक्त, एक सड़क, एक रात। मैं उठ खड़ा हुआ, दीवार से टिक गया। मैं वो नहीं हूं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। वो रुक गई, फिर धीरे से बोली, तुम सब एक जैसे हो, और गायब हो गई। इमारत कांपने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं, सीलिंग से मलबा गिरने लगा। मैं लड़खड़ाता हुआ नीचे भागा। जब बाहर आया, जंगल बदल चुका था। वो पुरानी सड़क, अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ हर तरफ। और मेरी टैक्सी, वो वहीं खड़ी थी, उसी जगह। पिछला दरवाजा खुला हुआ और पेड़ों में जाती खून की एक लकीर। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी पीठ घुमाते ही ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच लेगा। तो मैं धीरे धीरे टैक्सी की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं बहादुर नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि डरता था पीठ मोड़ने से। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, अंदर की लाइट झपकी सी। टैक्सी वैसी ही दिख रही थी, सफेद कीचड़ से सनी। पिछली दिवाली में लगी उस टक्कर का डेंट अब भी वहीं था, जानी पहचानी। एक पल को तो राहत देने वाली, लेकिन पिछली सीट पर जो खून था वो मेरा नहीं था, और वो पुराना भी नहीं था। वो ताजा था, गीला, चमकता हुआ। सीट पर एक लंबा धब्बा, जैसे किसी को घसीटा गया हो, बाहर या शायद अंदर। मैंने ज्यादा देर नहीं देखा। कांपते हाथों से ड्राइवर सीट पर चढ़ा और चाबी घुमाई। इंजन ने खांसा, एक बार, दो बार, और फिर अचानक जोर से गुर्राया, जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती जगा दिया हो। मीटर झपकने लगा। 666 रुपए, फिर अचानक रिसेट, 0 रुपए, और फिर एलईडी स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, जहां आमतौर पर किराया या रूट लिखा होता है। यात्रा जारी है। मैंने गाड़ी को गियर में डाला। हेडलाइट्स ने कोहरे को चीरना शुरू किया। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा हूं। सड़क जैसे अचानक पैदा हो गई थी, काले निशान जैसी पतली, जंगल के बीच से गुजरती हुई। लेकिन ये वो रास्ता नहीं था जिससे हम आए थे। वो इमारतें अब नहीं थीं। जंगल और गहरा हो गया था, और सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी। करीब 15 मिनट चलने के बाद मैंने उसे देखा। सड़क के बीचों बीच एक लड़की, कोई और, वो नहीं, कोई नई। वो चुपचाप बैठी थी, पालथी मारे, सिर झुका हुआ, बाल चेहरा ढंके हुए, फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म। उम्र होगी शायद 14 या 15। मैंने ब्रेक मारा। वो हिली भी नहीं, सांस तक नहीं ली, सिर्फ धीरे से सिर उठाया और मुझे देखा। और तब मुझे एहसास हुआ, मैं उसे जानता हूं। याद से नहीं, फोटो से नहीं, किसी और स्तर पर। जैसे कोई अपराध बोध जो इतने सालों से अंदर सड़ता रहा हो, अब जाकर जागा हो। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही, और फिर उसके होंठ हिले। तुम रुके क्यों नहीं? मेरी सांसें रुक गईं। मैं कुछ कहता इससे पहले वो गायब हो गई, एक पल में, हवा की तरह। और तभी पीछे से तेज रोशनी, हाई बीम, जोरदार हॉर्न, एक ट्रक, बहुत तेज, बहुत नजदीक। मैंने एकदम से बाएं मोड़ लिया। टायर चिल्लाए, गाड़ी पेड़ों से बस जरा सी दूर बची, लेकिन ट्रक, वो वहीं से गुजर गया जहां मैं खड़ा था। न गुजर कर, सीधा आर पार, और वो भी बिना रुके, बिना उछले, बिना धक्के। 20 फीट आगे जाकर वो धुंध में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब मैं सच में कांप रहा था। वो डर जो अंदर से हड्डियों तक चढ़ जाए, जो मांसपेशियां जकड़ दें। और तभी मैंने मील का पत्थर देखा, दरका हुआ, काई से ढंका। आर्य मिल्क कॉलोनी, 4 किलोमीटर। मैंने घूर कर देखा, हम इससे कहीं आगे निकल चुके थे। फिर भी अब भी सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी थे। मीटर फिर से झपका, 13,999 रुपए, और फिर बदल गया। कर्ज बाकी है, खून देना होगा। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा और गाड़ी से कूद पड़ा। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने जंगल की ओर मुंह करके चिल्लाया, तुम कौन हो?
क्या चाहते हो मुझसे? और जवाब आया जंगल से, एक नहीं दर्जनों आवाजों में। औरतें, लड़कियां, बच्चियां सब मिलकर एक ही शब्द दोहरा रही थी, इंसाफ, इंसाफ। ये शब्द जंगल के हर पेड़ से, हर परछाई से, हर हवा की सरसराहट से गूंज रहा था, जैसे किसी ने बोला नहीं बल्कि याद दिलाया हो, सदियों पुरानी कोई पुकार। अब जंगल सिर्फ देख नहीं रहा था, वो सुन भी रहा था, और उसे खामोशी पसंद नहीं थी। मैं टूटी हुई सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मेरी टैक्सी पीछे खड़ी थी, इंजन धीमे सुर में गूंज रहा था, जैसे कोई दूर बैठा मंत्र जप रहा हो। कोहरा मेरे पैरों से लिपट गया था। कहीं दूर पायल की झंकार सुनाई दी, पर कोई लय नहीं थी, जैसे कोई बच्चा जंजीरें घसीट रहा हो। मैं फिर से चीखना चाहता था, पर कुछ रोक रहा था, और तभी मैंने देखा धुंध के पार एक आकृति खड़ी थी, बरगद के पेड़ के नीचे। वो सफेद साड़ी वाली औरत नहीं थी, ये कोई और थी, बूढ़ी, दुबली, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद विधवा की साड़ी पहने, बाल कसकर बंधे हुए, हाथ जोड़कर खड़ी थी। न पलक झपकाई, न सांस ली, बस मुझे घूरती रही। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके होंठ हिले। तुम सब आते हो यहां, एक के बाद एक, वही झूठ, वही लालच। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मैं उन जैसों जैसा नहीं हूं, कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। जानती हूं तुम्हारी नस्ल, जल्दी में रहते हो, कभी नहीं पूछते कि पीछे कौन बैठा है, कभी नहीं सोचते कि कौन उतरा और घर तक नहीं पहुंचा। मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं कहने लगा, पर तभी उसके चारों ओर की हवा कांप उठी। बरगद के पेड़ की छाल धड़कने लगी, जैसे उसमें नसें दौड़ रही हों। और तभी मैंने देखा उस पेड़ की शाखाओं से कुछ लटक रहा था, दुपट्टे, दर्जनों की संख्या में, लाल, पीले, सफेद, अब मुरझाए हुए, कुछ फटे हुए, कुछ पर गहरे धब्बे। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये स्मृति थी, नहीं, ये चढ़ावे थे। हर उस लड़की के लिए, बूढ़ी औरत बुदबुदाई, जो किसी टैक्सी में पीछे छूट गई। वे सब यहीं आती हैं, यहीं इंतजार करती हैं। इंसाफ के लिए? मैंने धीमे से पूछा। उसने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, उस एहसास के लिए जो उन्होंने झेला था। मेरे सीने में जैसे कुछ धंस गया। पर मैंने तो, तुम भूल गए थे, उसने कहा। और तब मुझे याद आ गया, जैसे पत्थर छाती पर गिरा हो। मैं सच में भूल गया था। 10 साल पहले यूपी की एक हाईवे, बरसाती रात, एक लड़की दूर से हाथ हिला रही थी। मैं थका हुआ था, भूखा था, और मैंने गाड़ी नहीं रोकी। वो खून से लथपथ थी। मैंने उसे देखा था, फिर भी नहीं रुका। बाद में खुद से कहा, जोखिम होता, जाल भी हो सकता था, शायद वो ठीक हो गई होगी। पर मैं जानता था वो जिंदा नहीं रहेगी। और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कभी मुड़कर नहीं देखा, बस मीटर चलता रहा। तब वो मुझे सताने नहीं आई, पर उन्होंने याद रखा, सभी ने। तुमने उसे मरने दिया, बूढ़ी औरत बोली, और अब उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता खोला है। कौन सा रास्ता? मैंने सूखे गले से पूछा। उसने मेरे पीछे इशारा किया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। अब वो सड़क डामर की नहीं थी, हड्डियों की बनी थी। हजारों हड्डियां तरतीब से बिछी हुई, जैसे कोई चित्र हो। खोपड़ियां और टांगों की हड्डियां, छोटे बच्चों के पसलियां, सभी एक ही दिशा में इशारा करती थी। और मेरी टैक्सी उस हड्डियों की सड़क पर खड़ी थी, जैसे उसे वहीं होना चाहिए, जैसे उसे बुलाया गया हो। मैं पीछे हट गया। मैं नहीं जाना चाहता, मैंने फुसफुसाया। तुम पहले ही जा चुके हो, उसने कहा। जिस पल तुमने उस लड़की को छोड़कर आगे बढ़ गए, उसी पल यह रास्ता तुम्हारा बन गया था। जंगल हिला, एक औरत चीखी, दूसरी हंसी, एक बच्चा सिसका, बरगद का राहा जैसे सांस ले रहा हो, और टैक्सी के मीटर ने फिर से झपक कर लिखा, भुगतान बाकी है, एक जीवन। मैं वापस गाड़ी में नहीं गया, अब नहीं। उस हड्डियों की सड़क को देखने के बाद नहीं, उस बूढ़ी की बातों के बाद नहीं, उस लड़की को याद करने के बाद नहीं, जिसे मैंने उस बरसात में पीछे छोड़ दिया था। पर वहां खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। बरगद फिर से चरमराया, धीरे, जानबूझकर, जैसे वो जिंदा हो, जैसे उसकी भी सुनने की शक्ति हो। और जब भी शाखाएं हिलती, दुपट्टे लहराते, जैसे कह रहे हों, हाँ हम जानते हैं, हाँ हमने तुम्हें याद रखा है। मैं दौड़ पड़ा। कोई योजना नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस यही मूर्खतापूर्ण उम्मीद कि शायद अगर मैं भागता रहूं तो उस भूतिया राह से बच निकलूं।
लेकिन चाहे जितनी दूर गया, चाहे जितनी बार मुड़ा, हर बार वहीं पहुंचा। वही बरगद, वही सड़क, वही इंतजार करती टैक्सी। जैसे मैं किसी पाप के इर्द गिर्द फंस गया था, एक अपराध की परिक्रमा जो कभी मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, सांसें भरता रहा, शायद रोया भी, मुझे याद नहीं। पर जो अगला हुआ वो कभी नहीं भूलूंगा। फोन बजने लगा। मेरा नहीं, टैक्सी से आ रही थी आवाज। कोई जानी पहचानी रिंगटोन नहीं थी, बहुत पुरानी थी, जैसे पुराने जमाने की घुंडी घुमाने वाले टेलीफोन की। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मैं भारी कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ा, हर कदम जैसे पाप का भार लिए हुए। मैं झुककर ड्राइवर की खिड़की से अंदर झांका और वहां पड़ी थी एक पुरानी नोकिया फोन, वही जो मैंने कॉलेज के दिनों में इस्तेमाल की थी। स्क्रीन पर बस एक नाम लिखा था, मां। मैंने उस स्क्रीन को देखा और मेरी सांसें रुक गईं। मेरी मां को गुजरे 7 साल हो चुके थे। उन्होंने कभी ऐसा फोन इस्तेमाल नहीं किया था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया और कॉल रिसीव की। शुरुआत में सिर्फ सन्नाटा, फिर एक जानी पहचानी कोमल आवाज आई, प्रकाश बेटा, तू वापस क्यों नहीं आया? मेरे गले से आवाज नहीं निकली, मेरा मुंह सूखा हुआ था। वो फिर बोली। इस बार आवाज में उदासी थी, जैसे बहुत दूर से बोल रही हूं। वो लड़की उस दिन तुझे बुला रही थी। तेरे पास भगवान का हाथ था बेटा, पर तूने आंखें मूंद ली। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जिंदगी में पहली बार मैंने वो शब्द जोर से कहे। मैंने उसे छोड़ दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिजा में कुछ बदल गया। जंगल एकदम शांत हो गया, यहां तक कि वो बरगद का पेड़ भी हिलना बंद कर चुका था। फोन मेरे हाथ में ही बंद हो गया, स्क्रीन काली। और फिर मैंने उसे देखा, न कोई भूत, न कोई चुड़ैल, वो लड़की जैसी मैं उसे उस रात देखा था। यूपी की बारिश भरी सड़क पर खड़ी, खून में सनी हुई, एक चप्पल गायब, हाथ उठाए हुए, और मैं एक टैक्सी में बैठा उसे अनदेखा करता हुआ निकल गया था। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने मुझे देखा और सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है, टैक्सी का मीटर धीमे से बीप किया। मैंने पलटकर देखा, अब स्क्रीन पर लिखा था, वापसी का किराया स्वीकार किया गया, बाहर जाने का रास्ता खुला है। एक दूसरी सड़क सामने थी, कंकड़ पत्थरों से बनी, हड्डियों वाली सड़क नहीं, पतली घुमावदार, जंगल से बाहर निकलती हुई। मैंने कुछ नहीं सोचा, टैक्सी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। कोई भूत पीछे नहीं आया, न कोई चीख, न कोई छाया, बस सन्नाटा और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू। मैं चलता गया, जब तक जंगल पतला नहीं हो गया, जब तक सड़क दोबारा डामर की नहीं हो गई, जब तक स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जलने नहीं लगी, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो। मीटर अब बंद था, फोन गायब, टैक्सी अब मेरी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे उधार ली थी या वापस कर दी थी। मैं एरी मिल्क कॉलोनी के मेन गेट से बाहर निकला। जैसे ही टायर असली सड़क पर आए, धुंध पर्दे की तरह हट गई। अचानक लोग दिखाई देने लगे, लाइटें, आवाजें। एक चाय वाला स्टोव पर चिल्ला रहा था, एक टेम्पो हॉर्न बजाकर निकल गया, और जैसे ही सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया, जैसे जंगल में जो हुआ वो बस कोई लंबा दमघोंटू सपना था। लेकिन मैं जानता था वो सपना नहीं था, क्योंकि टैक्सी बदल चुकी थी। छत पर अंदर की तरफ खरोंच के निशान थे। रियर व्यू मिरर में पिछली सीट दिख रही थी, पर मैं नहीं। और पैसेंजर सीट के नीचे कुछ पड़ा था जो मेरा नहीं था। एक खून से सना हुआ स्कूल का पहचान पत्र, बिना नाम के, सिर्फ उस लड़की की तस्वीर, वही जो उस रात खड़ी थी। वो 15 साल की भी नहीं लग रही थी। मैं चुपचाप घर चला आया, टैक्सी वहीं खड़ी छोड़ दी, लॉक भी नहीं किया। ऊपर आया, अपने कीचड़ से सने कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गया। कई घंटे तक छत घूरता रहा, नींद नहीं आई, क्योंकि भले ही मैं उस जंगल से बाहर आ गया था, उसका सन्नाटा मेरे साथ चला आया था। वो मेरी सांसों में बैठा था, मेरे सीने में एक बोझ की तरह। और फिर सपने शुरू हुए, हर रात वही सपना। मैं किसी अजीब सी मुंबई में टैक्सी चला रहा होता। सड़कें जो सांपों की तरह मुड़ती थीं, सूनी थीं, सिवाय उन औरतों के जो सफेद साड़ी में खड़ी होती, बच्चों के जिनकी आंखें खाली थीं, वो मुसाफिर जिन्हें मैं कभी नहीं उतार पाया। एक रात मैं घुटन में जागा, मेरे मुंह में बाल थे, लंबे, काले, गीले। कमरे में और कोई नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू अब भी थी, जैसे बारिश में जली हुई लकड़ी की गंध। मैंने टैक्सी चलाना बंद कर दिया।
कुछ दिन के लिए फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी जो मिला किया, लेकिन सपने नहीं रुके बल्कि और डरावने हो गए। कभी कभी मैं सुबह उठता तो देखता पैर कीचड़ से सने हैं। कभी टैक्सी की चाबी मेरी जेब में होती, जबकि हफ्तों से छुई भी नहीं थी। एक सुबह मीटर स्क्रीन फिर से जल गई, सिर्फ एक पल के लिए। यात्रा अब भी जारी है। मैं आखिरकार जोगेश्वरी के एक बाबा के पास गया, जो आधी रात के सवाल देखने के लिए मशहूर थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो पहचान पत्र उन्हें दिखाया। उन्होंने एक बार देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तू बचा नहीं उस रात से, उन्होंने कहा। तुझे एक आत्मा ने छोड़ा है, बाकी छोड़ेंगी या चिपकेंगी, ये तेरी नियत पर है। मैं समझा नहीं, पर उनको पैसे दिए, धन्यवाद कहा और चला आया। मैंने वो पहचान पत्र अपने पास रखा, स्मृति के लिए, सजा के लिए नहीं, क्योंकि हर माफी से उधारी खत्म नहीं होती। कुछ उधार खुले रहते हैं, इंतजार करते हुए, तौलते हुए कौन रुका और कौन नहीं। मैंने 1 महीना सड़कों से दूर बिताया, टैक्सी नहीं चलाई, एरे के पास भी नहीं गया। लेकिन मुंबई ज्यादा दिन टिकने नहीं देती, जब किराया देना हो और भूख भूत से ज्यादा डरावनी हो। एक शाम थके मन से मैं फिर से टैक्सी की सीट पर बैठ गया। चाबी घुमाई, इंजन चालू हुआ, जैसे उसने मुझे याद किया हो। मीटर एक बार टिमटिमाया, फिर अंधेरा। कोई संख्या नहीं, कोई किराया नहीं, बस खामोशी। मैंने इसे एक इशारा माना, शायद सफर अब खत्म हो गया था। मैंने कुछ छोटे राइड लिए, एयरपोर्ट ड्रॉप, बांद्रा से पवई तक कॉर्पोरेट आदमी, लोखंड वाला से जुहू तक एक आंटी और उनके 6 बैग्स। सब सामान्य, सब जिंदा, सब सांस लेते हुए। मुझे उम्मीद मिली। उस रात करीब 1:30 में डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा था। हाथ में एक फीकी चाय का कप था और मन में सोच रहा था कि अब घर चला जाऊं। तभी मैंने उसे देखा। नहीं, वो एरी वाली औरत नहीं थी, ये कोई और थी। युवा लड़की, बिल्कुल साधारण सलवार सूट में, बैग को सीने से लगाए हुए, बाल बंधे हुए थे। लग रहा था जैसे कोई नाइट शिफ्ट करके निकली हो। वो सीधा मेरी टैक्सी की तरफ आई। पवई लेक, उसने कहा, तेज चलिए। उसकी आवाज में शालीनता थी, लेकिन मजबूती भी। लेकिन उसकी आंखें नींद में डूबी हुई लग रही थी, या शायद नशे में। मैं थोड़ा झिझका, फिर भी दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप अंदर बैठ गई। न किराए की बात की, न दुपट्टा ठीक किया, बस खिड़की के बाहर देखती रही। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, देर तक काम किया? आईटी में हो? कोई जवाब नहीं। पोवाई लेक तो इस समय सुनसान रहता है, वहां कोई मिलने वाला है? अब भी कोई जवाब नहीं, बस वही खाली थकी हुई निगाहें। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में परछाइयां फैल रही थीं। जो सन्नाटा पहले शांति देता था, अब डराने लगा था। करीब 15 मिनट बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो सीट खाली थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं बैठी थी जैसे पहले थी, खिड़की के बाहर देखती हुई। लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था, बिल्कुल शांत। पलकें भी नहीं झपक रही, होंठ धीरे से हिले, बहुत धीमे। उन्होंने मुझे कभी नहीं ढूंढा। मैंने झट से ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई, लेकिन वो ना डरी ना हिली। मैंने डरते हुए पूछा, किसे नहीं ढूंढा? उसने मेरी ओर देखा। कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ उदासी। मुझे, उसने कहा, मैं अब भी वहीं हूं। और फिर वो गायब हो गई। न कोई धुआं, न दरवाजा खुला, बस गायब। सीट पर बस एक गीली सी जगह रह गई थी और पैरों के पास थोड़ी सी पानी की झील, जैसे किसी झील से निकल कर आई हो। मीटर स्क्रीन पर लिखा था, सेकंड पैसेंजर पिक्टा। उसके नीचे, ट्रिप नॉट ओवर। सोच सकता था कि यहीं रुक जाऊं, टैक्सी बेच दूं, शहर छोड़ दूं, लेकिन नहीं। उसकी वो बात, उन्होंने मुझे कभी नहीं ढूंढा, कुछ अंदर तक उतर गई थी। फिर मैंने उन्हें और देखना शुरू कर दिया। सड़कों पर, लाइटों के पास, ऑटो के पीछे। एक पल के लिए उनकी नजरें मेरी नजरों से मिलती, खोखली, जैसे कुछ कहना चाहती हूं, जैसे इंतजार में हूं। जब भी मैं उन्हें अनदेखा करता, अगली सुबह टैक्सी की चाबी मेरे हाथ में होती और टायरों पर नया कीचड़, जैसे अब मीटर पैसे नहीं, कोई कर्ज गिन रहा हो। एक रात पूरी तरह जागते हुए टैक्सी खुद ब खुद चालू हो गई। करीब 2:40 रात का वक्त था। मैं अंधेरी के एक बार के बाहर खड़ा था, चाय पी रहा था। गाड़ी बंद थी। अचानक डैशबोर्ड की लाइटें जल उठी, इंजन चालू हो गया।
गियर अपने आप लगा। मैंने जल्दी से बंद करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी खुद चलने लगी। वो रास्ता न नक्शे में था, न मेरी याद में, न कोई साइन बोर्ड, न इमारत, सिर्फ एक अनजाना सुनसान रास्ता। फिर एक अकेला टोल बूथ दिखा, पीली रोशनी में डूबा हुआ। मैंने स्पीड कम की, या शायद गाड़ी खुद धीरे हुई। वहां एक आदमी खड़ा था, ना वर्दी ना कोई पहचान। उसकी त्वचा सूखी पापड़ जैसी, आंखें धागे से सीली हुई। उसने हाथ बढ़ाया, पैसे के लिए नहीं, कुछ और मांगने के लिए। मेरे हाथ अपने आप जेब में गए। उस लड़की का स्कूल आईडी कार्ड निकला, वही पहली आत्मा। मैंने वो कार्ड उसके हाथ में रख दिया। उसने सिर हिलाया, जैसे पहचान लिया हो या दया आ गई हो। बैरिकेड खुल गया। मैंने मिरर में देखा, पीछे आत्माओं की कतार थी, शांत, चुप, इंतजार करती हुई। कुछ मेरी पुरानी सवारी थी, शायद कुछ तुम्हारी भी। उस रात के बाद सब बदल गया। अब मैं सवारियां नहीं चुनता था, वो मुझे चुनती थी। सिग्नल पर रुकता और कोई पहले से पीछे बैठा होता, दरवाजा खोले बिना, आवाज किए बिना। कभी कोई आदमी टाई पहने, कभी कोई औरत सब्जी का थैला लिए, कभी कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में। मैं गाड़ी चलाता, वो चुप रहते। और जब हम पहुंचते, कभी कोई टूटा घर, कोई सूखा कुआं, कोई पुराना मेट्रो पिलर, वो गायब हो जाते। पीछे कुछ छोड़ जाते, एक बटन, एक हेयर क्लिप या टूटी चप्पल। वहीं से समझ आता कि कर्ज धीरे धीरे उतर रहा है। लेकिन फिर एक रात, सबसे डरावनी रात, वो आई। ना आरे वाली, ना कोई और, वो जिससे मैं कभी बात नहीं करता था। जोगेश्वरी फ्लाईओवर के पास मैंने अभी एक सवारी को उतारा था। यू टर्न लेने ही वाला था कि दरवाजा खुद खुला और वो चढ़ गई। उसकी हल्की सी जानी पहचानी सस्ती खुशबू आई, बस स्टॉप जैसी। 15 साल हो गए थे, लेकिन मैं समझ गया, प्रिया। होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, वहीं से मुझे जानती थी जब मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहता था। एक बार मैंने उसे स्टेशन छोड़ा था। उसने कहा था, थोड़ा रुकना, भाई आने वाला है। मैं थक गया था, बोला, मैं लौटता हूं। मैं नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसका शव मिला, ट्रैक के पास बंधा हुआ। पुलिस ने कहा गलत इरादों से मर्डर हुआ, लेकिन मैं जानता था उसने मेरा इंतजार किया था और मैं छोड़ गया। अब वो मेरी टैक्सी में थी, वही चेहरा, लेकिन आंखें अलग थीं, शांत, सब जानती हुई। वो झुकी और बोली, याद है मैंने क्या कहा था? मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो हल्के से मुस्कुराई। मैंने कहा था तू ही ठीक से गाड़ी चलाता है। मैंने गाड़ी हाईवे पर डाल दी, बिना पूछे कि कहां जाना है, जैसे खुद समझ गया। वो मुझे ले गई, गली गली, घटकोपार के पीछे की सुनसान गलियों से होते हुए एक पुराने इंडस्ट्रियल प्लॉट तक। आखिर में पहुंचे एक वीरान ट्रेन यार्ड, जहां मैं कभी नहीं गया था। वो उतरी, दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन जाते जाते रुकी, धीरे से फुसफुसाई, इस बार तू आया, और गायब हो गई। पीछे बस 2 चीजें बची थीं, एक जंग लगा हुआ रेलवे टोकन और वो खुशबू। अब इतनी हल्की हो चुकी थी कि दिल टूटने लगा। मीटर फिर से चमका, कर्ज कम हो रहा है। मुंबई में बहुत सी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, सर्विस रोड, शॉर्टकट्स, फ्लाईओवर। लेकिन उस रात मैंने एक ऐसी सड़क खोजी जो इन सब के नीचे थी। सब कुछ शुरू हुआ ऐसे, मैं कुर्ला के पास LBS मार्ग पर टैक्सी चला रहा था। शहर अब भी जाग रहा था, हॉर्न, स्ट्रीट लाइट्स, आधी रात का वही जाना पहचाना शोर। लेकिन 2 ब्रिज के बीच जब मैं गुजरा तो कुछ अजीब हुआ। हेडलाइट धीमी हो गई, इंजन गड़गड़ाया, फिर एकदम शांत। फिर भी टैक्सी चलती रही, ना रुकी ना झटकी, बस सरकती रही, जैसे टायर अब सड़क पर नहीं किसी और चीज पर हों। और तभी ऊपर की दुनिया गायब हो गई, ना इमारतें ना रोशनी, सिर्फ काला आसमान और सामने एक चमकदार रास्ता। सड़क नहीं थी, हड्डियां थी। हाँ, हड्डियां, दबी कुचली हुई, जैसे रास्ता बना हो भुलाए गए मुसाफिरों से, अधूरी प्रार्थनाओं से और करोड़ों अधूरे अलविदाओं के बोझ से। रास्ते के दोनों तरफ परछाइयां खड़ी थीं, मर्द, औरतें, बच्चे। कोई डरावना नहीं था, बस इंतजार कर रहे थे। मैं धीरे धीरे चला। मीटर अब किराया नहीं, अजीब शब्द दिखा रहा था। तीसरा कर्ज चुका, एक आखिरी सवारी बाकी। फिर रास्ता 2 भागों में बंट गया। बाईं तरफ सुनहरी रोशनी वाला शांत रास्ता, दाईं तरफ एक धुंध से ढका अंधेरा रास्ता। मैंने नहीं चुना, टैक्सी ने चुना। वो खुद दाईं ओर मुड़ गई और तभी मैंने उन्हें देखा। वो सभी मुसाफिर जिन्हें मैंने कभी अनदेखा किया था,
कुछ आत्माएं थीं, कुछ असली लोग, हादसों में मरे जिन्हें मैं बचा सकता था, जो मेरी ना कहने के बाद लुट गए, मारे गए। एक आदमी जिसे मैंने टूटी पुलिया पर छोड़ दिया था, एक औरत जिसे मैंने रोने पर ताना मारा था। उनके चेहरे गुस्से से भरे नहीं थे, लेकिन माफ भी नहीं कर रहे थे। सड़क के अंत में एक आईना खड़ा था, आग की लपटों में घिरा हुआ। उसमें मेरी टैक्सी दिख रही थी और मैं, लेकिन वो मैं नहीं था। मैं बूढ़ा लग रहा था, थका हुआ, आंखें खोखली, एक ऐसा ड्राइवर जिसने बहुतों को बिठाया पर बहुत कम को उनके मुकाम तक पहुंचाया। आईने के चारों ओर की आग तेज भड़क उठी और फिर वो आवाज फिर आई, पहली वाली, एरी की सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन अब वो आवाज नहीं रही, अब वो मेरे अंदर थी। तू मुझे अपने शहर में ले आया, लेकिन अंधेरे में छोड़ दिया। अब जो शुरू किया था उसे पूरा कर। मीटर ने आखिरी बार चमकते हुए कहा। पलट जा। मैंने गाड़ी मोड़ी। नीचे जो वो सड़क थी, अब वो गायब थी। उसकी जगह था आर कॉलोनी। चुप, घना, ना कोई रात की आवाज, ना कुत्तों की भौंक, ना पेड़ों की सरसराहट, बस एक ऐसी खामोशी जो सांसों में अटक जाए। कैब खुद रुक गई, उसी मोड़ पर जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। वो औरत, सफेद साड़ी वाली। मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पहले से सीट पर थी, उसी भीगी साड़ी में, वही ठंडी बेजान नजर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके होंठ हिले, कुछ कहने से पहले ही। तू लौट आया? मैंने धीरे से पूछा। कहाँ जाना है? उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ जैसे उसकी नजरों से दूर हटते चले गए। घर, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था उसका घर क्या है, कहाँ है, लेकिन किसी तरह मेरे हाथों को रास्ता पता था। कैब खुद आरे के और अंदर जाने लगी, उन पगडंडियों पर जो अब किसी नक्शे पर नहीं थी। बढ़ के पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए उन कुओं के पास से जहां रातें अब भी फुसफुसाती हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, शहर पीछे छूटता गया। मुंबई गायब हो गई, स्ट्रीट लाइट्स बुझने लगी, जैसे थक कर सो गई हूं। कैब भी बदलने लगी, डैशबोर्ड पिघलता मोम बन गया, दरवाजे झिलमिलाने लगे, सीट के कवर धागा धागा उधड़ने लगे। लेकिन सफर चलता रहा, जब तक हम पहुंचे एक खुला मैदान। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, पुरानी, जमीन में ढंसी हुई, बेलों से ढंकी। वो उतरी बिना कुछ कहे, बस मेरी ओर पलटी। उसका चेहरा अब न गुस्से से भरा था, न डरावना, बस थका हुआ। उसने सीट पर कुछ रखा, एक जंग लगी चूड़ी, फिर धीरे से फुसफुसाई, अब तू आजाद है, और अंधेरे में चल पड़ी। झोपड़ी ने उसे निगल लिया और उसके साथ वो रास्ता भी। सब कुछ गायब हो गया। जब मैंने अगली बार आंखें खोली, मैं मीरा रोड पर खड़ा था। सुबह थी, कोए काम कर रहे थे। एक सफाई वाला पत्ते बुहार रहा था। कैब अब भी वहीं थी, पुरानी मगर असली। मीटर बिल्कुल बंद, न किराया, न संदेश, न रोशनी, बस खामोश। मैंने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया। मैं घर चला गया। मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही, लेकिन आज भी जब कभी आरे से गुजरता हूं, हवा बदल जाती है, इंजन कांप उठता है, मीटर हल्का सा चमकता है, जैसे उसे सब याद हो। और शायद एक दिन वो मुझे फिर से वहां ले जाएगा, लेकिन तब तक मैं बस गाड़ी चलाता हूं। तो दोस्तों, आज की यह डरावनी दास्तान यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपने इस कहानी का भरपूर आनंद लिया होगा। अगर यह कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर